हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। आज हमारा दूसरा लेक्चर है पॉलिटिका, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 रहेगा ये पॉलिटिका। अकाउंट्स का कल एक लेक्चर आ गया था, अब नेक्स्ट लेक्चर्स आपको अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। अगर हम कल की बात करें, कल हमने क्या देखा? कल हमने सिर्फ पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी सिंपली। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने इसमें ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। ये कल आपको बात समझ में आ गई थी। और दूसरी चीज़, दूसरा फ्रेज जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ इट इंजॉय स्पेशल लीगल सेंटिटी। इन दो फ्रेजेस का क्या मतलब है मैंने कल ही डिस्कस कर लिया है। आगे आप पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं क्रक्स बताऊं कल के लेक्चर के बारे में, तो क्या हमने पढ़ा? सबसे टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद अगर कोई है दैट इज़ लॉज पासिड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई है तो दैट इज़ रूल्स एंड नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 हमने ये पढ़ा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये टॉप पे, इस बात को मान लिया हमने। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? हमारा 1950s में बना हुआ था। ये भी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में। लेकिन जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको क्या ये पार्लियामेंट के लॉज वायलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जो भी लॉ पास करता है पार्लियामेंट, वो इन रूल्स एंड नोटिफिकेशंस को वायलेट कर सकता है, आराम से कर सकता है। ठीक है, जो दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये इनको जो लॉज एंड रूल्स पास करता है पार्लियामेंट, क्या इनको वायलेट कर सकते हैं? ये भी हमने देखा था, बिल्कुल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमने देखी थी, क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड नोटिफिकेशन को वायलेट कर सकता है? ये भी हमने देखा था। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और ये सबों को वायलेट कर सकता है, लेकिन इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1950s में बनी थी। ये हमने कल देखा था। और हमने कल क्या देखा था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सिर्फ इट इंजॉयज लीगल स्पेशल सेंटिटी, इतना ही नहीं है, बट इट इज़ आल्सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशन, यानी लोगों की उम्मीदें। सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। ब्रिटिशर्स की एग्जांपल दी थी मैंने, वो भी ख़त्म हो गया। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था इसमें कल? हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे पावर्स जो हैं वो क्लियर कट डिफाइन किए गए हैं। लेजिस्लेचर के पास क्या है, इसका क्या काम है। एग्जीक्यूटिव के पास क्या है, इसका क्या काम है। जुडिशरी के पास क्या है, इसका क्या काम है। हमारे स्टेट में सिर्फ यही 3 आर्गन्स है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये कुछ मेन टॉपिक थे जो हमने कल पढ़े थे। और जाते जाते फिर हमने नज़र दी थी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा टाइप जो था दैट इज इनेक्टेड एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट वन इज फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने देखा था। आज हम इन दो को देखते हैं। कल हमने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। चलते हैं आज के टॉपिक पे, जिसको कहते हैं हम इनेक्टेड एंड इवॉल्व्ड, EVOLVED, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मीनिंग है वो देख लो। देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका जो था अपने टाइम पे ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स के अंडर ये था। कॉलोनी किसको हम कहते हैं? जो भी जगह ब्रिटिशर्स के अंडर किसी टाइम पे रही है उसको हम कहते हैं कॉलोनी। नॉर्थ अमेरिका स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स के अंडर था, इसीलिए हम इसको ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ब्रिटिशर्स से बहुत तंग ये लोग आ जाते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के थे, और ये अगेंस्ट कर रहे हैं, इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वार। या आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में ये क्या है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये एक छोटी सी लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्यों? ब्रिटिशर्स के अंडर नॉर्थ अमेरिका का एरिया था, वो लोग तंग आए थे, वो लोग आज़ादी चाहते थे एज यूजुअल, जैसे इंडिया ने स्ट्रगल करके फ्रीडम लिया। बाकी कंट्रीज भी थी, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, तो उन्होंने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आज़ादी ले ली। तो नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया स्टार्ट अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस,
और आखिरकार आज़ादी ले ली। जब आज़ादी ले ली उसके बाद 13 कंट्रीज यानी 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा एक जगह पे हम मिलते हैं, एक जगह पे हम मिलते हैं, और जहाँ पे ये मिले थे उस जगह को हम कहते हैं PHILADELPHI, फिलीडेल्फिया। फिलीडेल्फिया में ये 13 कंट्रीज के लोग मिले, और ये क्यों मिले, इन्होंने कहा हम यहाँ पे बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसके हिसाब से ये जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका ये चलेगी। इसीलिए ये लोग 13 कॉलोनीज के लोग मिले इस जगह पे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट समझाने, मुझे 2 पॉइंट क्या समझाने। एक, ये 13 कंट्रीज थी यानी एक बॉडी थी, ठीक है, ये एक बॉडी बन गई ना, ये वॉलंटरीली मिले, इन्होंने कहा मतलब कहा हम यहाँ पे मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, और वही कॉन्स्टिट्यूशन आज तक वहाँ पे चलता आ रहा है। बस क्या होता है, मॉडिफाई किया जाता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम। दैट मीन्स इफ वी से दैट व्हाट इज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन वेयर देयर इज ए सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी यहाँ पे कौन सी थी, ये 13 कंट्रीज के लोग जो यहाँ पे मिले थे और वॉलंटरी मिले थे यहाँ पे, विच हैज बीन टास्क्ड टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही खुद को एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उसको टास्क कर दिया कि आप बनाओ जी कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, इन ए सिंगल गो, यानी उसी टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली, फिर मैंने कल बोला था आपको 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और 1789 में यही कॉन्स्टिट्यूशन जो ये लोग बनाते हैं ये इनफोर्स हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सिंगल बॉडी बनाती है और उसी टाइम पे इन्फोर्स कर देती है, उसको हम कहते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल यहीं पे साथ में ले लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल, इंडिया, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे कैबिनेट, एक मिनट, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, पॉलिटी में भी पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। इंडिया में जब लास्ट पे फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह सब कुछ चला, एंड पे यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया। कब आया, 1946 में। क्यों आया, यहाँ पे इसलिए आया, इसने लोगों के साथ प्रॉमिस किया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना कर देंगे, हम आपको ये मौका देंगे कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ, ये इसकी बात थी। अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स था, एक छोटा सा ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल था ये, जो किस लिए बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यानी ये जो कैबिनेट मिशन था, इसने लोगों के साथ प्रॉमिस किया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने देंगे, आप एक काम करो, आप एक छोटा सा ग्रुप बना लो। किस लिए ग्रुप बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अकॉर्डिंगली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली हमारा जो CA यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिलती है। किस लिए मिलती है, यही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये किसके कहने पे बनाने हम बना रहे हैं, कैबिनेट मिशन के, जिसने हमारे साथ प्रॉमिस किया था। जब ये पहली टाइम मिलती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो बनाई गई। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 64 लाख रुपीज़ इस पे लगे, खर्चा आया, 11 सेशंस टोटल हो गए। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब एक सिंगल बॉडी बन गई। किस लिए बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, कौन बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी और जब ये बना दिया गया प्रेसिडेंट, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। और अकॉर्डिंगली जब ये कंप्लीट हुआ, इसको इन्फोर्स किया गया यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जिसको आप लोग कहते हो रिपब्लिक डे। पॉइंट क्या है, बोलने का मकसद क्या है, यहाँ पे बोलने का मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी ने बनाई, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना कहा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कुछ यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने ही बनाया, ठीक है। दूसरी बात, कब बनाया गया ये,
20 नवंबर 1946। यानी हमारे इनेक्टेड वर्ड की डेफिनेशन क्या है? इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक सिंगल बॉडी बनाए, ठीक है, और इनफोर्स एक ही टाइम पे करें। सिंगल बॉडी यहाँ पे इंडियन के केस में कौन था? हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इनफोर्स कब किया गया? 26 जनवरी 1950, ये वाली डेट। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। एक ये सिंगल बॉडी ने बनाया और दूसरा एक ही टाइम पे बनाया और उसी टाइम पे लागू कर दिया, जस्ट लाइक यूएसए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। दिस इज कॉल्ड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ जिसको हम कहते हैं इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। व्हाट इज इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन? EVOLVED इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, बस आप सब्र रखें। इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या होता है? सपोज करते हैं यूके, कलर में चेंज कर देता हूँ पहले, रिफ्लेक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम यूके की बात करें, जिसको हम प्रेजेंटली इंग्लैंड भी कहते हो, या न्यूजीलैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंग्लैंड की ही बात करते हैं, यहाँ पे एक टाइम पे क्या हुआ करता था? यहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बट फाइनली हमें इंग्लैंड की हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी है ना, पढ़ना क्या है, पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक लॉ आ गया जिस लॉ का नाम था मैग्ना कार्टा, CARTA कार्टा, ठीक है। इनेक्ट किया गया 1281 में, यानी ये लॉ लाया गया वहाँ पे। इस लॉ में क्या था? इस लॉ में ये बात लिखी गई थी, इस लॉ में ये बात बोली गई थी कि पहली बात, ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री। सारे इंडिविजुअल्स फ्री हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं, किसी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसी लॉ में क्या लिखा गया था? रिलीजन एंड स्टेट के बीच में डाइवर्स क्या किया जाएगा? डाइवर्स, यानी रिलीजन और स्टेट, यानी स्टेट को मैं यहाँ पॉलिटिक्स भी बोलूँगा। स्टेट और पॉलिटिक्स या रिलीजन एंड स्टेट को बिल्कुल अलग नज़रों से देखा जाएगा, इन दोनों के साथ में मिलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, स्लेवरी जो वहाँ पे चलती थी, क्या चलती थी? स्लेवरी, SLAVER, स्लेवरी को एबॉलिश, ठीक है। ये 3 लॉ के अंडर बातें बोली गई थी, इसीलिए इस लॉ को वहाँ पे बिग लॉ भी कहा जाता है। क्यों? मेन काम इसमें खत्म किए गए थे। पहला पॉइंट, स्लेवरी खत्म की गई थी। दूसरा पॉइंट, रिलीजन और स्टेट दोनों अलग कर दिए गए। तीसरा पॉइंट, सारे बंदों को फ्री कर दिया गया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर कुछ टाइम के बाद स्टेट में कोई लॉ नहीं आता है, फिर आगे जाके बहुत टाइम के बाद और लॉ कुछ आता है, फिर आगे जाके बहुत टाइम के बाद और कुछ लॉ आता है, फिर 16th सेंचुरी में लॉ आता है, फिर 17th सेंचुरी में लॉ आता है, फिर अकॉर्डिंग, यानी जैसी नीड उनको पड़ती है, जब नीड पड़ती है उनको, उस टाइम पे वो लॉ लेकर आते हैं। दैट मीन्स एक तरह का वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा था, बन रहा था। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात हमें करनी है? यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एक ही बार इनेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही बार इनेक्ट हुआ? नहीं, यहाँ पे आधा ला 1281 में लाया, आधा 15th सेंचुरी में लाया, आधा 16th सेंचुरी में लाया, आधा 17th सेंचुरी में लाया, आधा 18th सेंचुरी में, और अभी तक वहाँ पे ला आते आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कब आए? एक ही बार ला सारे के सारे बन गए 1950 में। हाँ, आज हम मॉडिफाई कर रहे हैं, आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, आज हम कुछ चेंज ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं हम उनके हिसाब से ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा है। इसी चीज़ को हम कहते हैं इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम बनाया जाता है, जहाँ पे एक ही बार टाइम नहीं बनता है, एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। एग्जाम्पल कौन सी है? यूके। एग्जाम्पल कौन सी है? इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। ये था आपका इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और ये था आपका इवॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फेडरल, अब मैं बोलता हूँ आप वैसे ही लिख लेना। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सपोज
सपोज ये है जी यूके आपका, ठीक है, इंग्लैंड आपका। यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, इस सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारे के सारे पावर्स, यानी जैसे इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इस छोटी सी जगह में करता हूँ मैं इंडिया की बात। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टेट के पावर्स भी कुछ हैं, सेंटर के पावर्स भी कुछ हैं। यहाँ पे लिस्टें होती हैं, जैसे कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे कौन स्टेट लॉज बनाएगा, कंकरेंट में दोनों मिलके बनाएंगे, सेंटर की लिस्ट में सेंटर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पावर एक ही जगह पे जमा होते हैं, यानी सेंटर में, यानी पार्लियामेंट में। अब जब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन स्ट्रांग सेंटर, एक ही स्ट्रांग सेंटर में सारे के सारे पावर कंसंट्रेट करके, चाहे वो लेजिस्लेचर पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो कोई भी पावर। इसका क्या मतलब है, जो वहाँ पे छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, जैसे यहाँ पे पंचायत हैं, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, उनके पास कुछ पावर नहीं होगा। ये जैसे मैं बना रहा हूँ, ये होगी साइड में छोटी छोटी, इनको लोकल बॉडीज़ बोलता हूँ, लोकल बॉडीज़, ठीक है। क्या इनके पास पावर नहीं होगा अगर सारे पावर्स यहाँ पे? यस, इनके पास भी पावर्स हैं। ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, इनके पास भी पावर्स हैं, लेकिन वो पावर्स यही देता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझो। समझना क्या है, पहला पॉइंट, सारे पावर जो है वो एक ही जगह है, एक ही सिंगल अथॉरिटी के पास है, ठीक है। लेकिन जब पावर सारे सिंगल अथॉरिटी के पास होंगे, क्या सारे काम वही करेगी? सारे काम तो वो नहीं कर सकती ना। इसका मतलब उस जगह पे लोकल बॉडीज भी होंगी। कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी लोकल बॉडी, जैसे इंडिया में पंचायत राज है, यहाँ पे भी होंगे, वैसा सिस्टम यहाँ पे भी होगा, है ना। तो इनके पास पावर्स नहीं होते हैं, इनके पास पावर्स होते हैं, लेकिन यही सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है इनको कि आप ये करो, आप वो करो, आपको आज ये काम है, ठीक है। लेकिन ये इनसे पावर कभी भी वापस छीन सकती है। यानी अगर ये लोकल बॉडी जिंदा है तो इन्हीं की वजह से ये इनको कभी भी मार सकती है और कभी भी पावर्स दे सकती हैं। सारा किसके हाथ में? सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। इनके पास डिस्क्रिशन पावर है। डिस्क्रिशन पावर क्या होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। डिस्क्रिशन पावर होता है जब भी, फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ काम करने का मन है, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से जब कोई भी काम करूं, मुझे कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है कि तू ये काम क्यों कर रहा है, या मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, वो मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपनी वजह से कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं डिस्क्रिशन पावर। यानी जो मेरा मन है मैं वो करूँगा, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशन पावर। यानी यही डिस्क्रिशन पावर किसके पास है? यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। इसको जब मर्जी आएगी पावर देगा इन लोकल बॉडीज को, जब मर्जी आएगी पावर वापस लेगा इन लोकल बॉडी से। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सारे पावर यू यानी यू हो गया यूनिटरी, यू से रखो याद यूनियन। सेंटर को यूनियन भी कहते हैं ना, इंडिया में सेंटर को यूनियन भी कहते हैं। सारे पावर्स जब यूनियन के पास हो, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी फीचर या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन शॉर्ट, व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन? व्हेन ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन सिंगल स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। दूसरी बात, इस साइड में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। तो अगर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कोई कंट्री फेडरल है कि नहीं? उसके लिए क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा, देखो जी, जो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो हमें पता है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फेडरल का मीनिंग क्या होता है? फेडरल का मीनिंग होता है जब पावर्स को डिवाइड किया जाए। हाँ जी, ये पावर आपका हुआ, ये पावर आपका हुआ, ये पावर आपका हुआ, ये पावर आपका हुआ, इट इज़ कॉल्ड फेडरल। लेकिन 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 यूनिटरी का क्या मतलब था? इसमें कोई पावर डिफाइन करके नहीं है, सारे पावर सेंटर के पास ही हैं। जब सारे पावर सेंट्रल के पास ही हैं, यानी एक ही अथॉरिटी के पास हैं, उसको हम कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब सारे पावर
एक ही अथॉरिटी के पास नहीं है, यानी पावर्स डिवाइड किए गए हैं। भाई आपको इतना हुआ, आपको इतना हुआ, आपको इतना हुआ, आपको इतना हुआ, यानी पावर्स का क्या किया हुआ है, पावर्स का डिवीजन किया हुआ है। सेंट्रल को इतना पावर है, स्टेट को इतना पावर है, लोकल बॉडीज को इतना पावर है, इसको इतना पावर है। इसको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से यूएसए जो है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है किसकी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि वहाँ पे पावर बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन किए गए। लेजिस्लेचर के पास कितना होगा, एग्जीक्यूटिव के पास कितना होगा, ठीक है, जुडिशरी के पास कौन से पावर्स है, वहाँ पे डिफाइन करके हैं, जस्ट लाइक इंडिया में भी डिफाइन करके हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं कैसे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, अगर हमें ये पता करना होगा कि कोई कंट्री फेडरल है कि नहीं, सपोज करता हूँ मैं एक्स कंट्री, बोला इस एक्स कंट्री को आप एक काम करो, इसको आप यूएसए के साथ कंपेयर करो। क्या करो, कंपेयर करो, बट ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स पे आप इस कंट्री को यूएसए के साथ कंपेयर करो। अगर वो 5 के 5 फीचर्स हुए, दैट मीन्स द कंट्री इज फेडरल। अगर वो नहीं हुए तो वो कंट्री मोनार्क भी हो सकती है, वो कंट्री डिक्टेटरशिप भी वहाँ हो सकती है, वो कंट्री वहाँ पे यूनिटरी भी हो सकती है, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फेडरल वो नहीं होगी। ये मतलब था। रिपीट करता हूँ क्या बोला मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बोला फेडरल क्या होता है, अगर ये पता करना होगा आप यूएसए के साथ कंपेयर करो कंट्री को ऑन द बेस ऑफ 5 पैरामीटर्स। अगर ये 5 की 5 खासियत इस एक्स कंट्री में निकली तो इसका मतलब ये फेडरल है। अगर नहीं निकली या एक भी मिसिंग हुआ तो ये फेडरल नहीं है। अब वो कौन से 5 फेडरल हैं, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, वो देखते हैं हम। नंबर फर्स्ट पैरामीटर, वहाँ पे देखो क्या ड्यूअल गवर्नमेंट है कि नहीं। ड्यूअल गवर्नमेंट, क्या वहाँ पे सेंटर और स्टेट है कि नहीं, एक था ये। चेक करो क्या वहाँ पे सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे स्टेट में भी गवर्नमेंट है। अगर ये है तो फेडरल है। एक बात डिटेल में इस चीज़ को भी देखेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट में बोलने दो मैं क्या बोला। 5 पैरामीटर्स कौन से। दूसरा पैरामीटर, क्या वहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, POW पावर्स है कि नहीं है, किसके बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में। क्या आप देखो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इनके बीच में क्लियर कट है कि नहीं। अगर है तो वो भी फेडरल है। पॉइंट नंबर 3, क्या है पॉइंट नंबर 3, क्या वहाँ की जुडिशरी जो JUDIC, इंडिपेंडेंट, INDIPENDENT, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ये भी है तो वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का। पॉइंट नंबर 4, क्या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या वो रिटर्न है, WRITTEN, रिटर्न का, क्या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न है कि नहीं। अगर है तो ये भी क्या है, फेडरल है। और पॉइंट नंबर 5 लास्ट, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो रिजिड, RIGID रिजिड, या सुप्रीम, SUPRE सुप्रीम है कि नहीं। इन दोनों में से एक भी। अगर ये भी है तो इसका मतलब ये वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बात तो बोल सकते हैं ना, ये सारे फीचर्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। अब ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम मुझे देखना है क्या ये एक्स कंट्री जो है इसमें ये फेडरल है या यूनिटरी है या कुछ और है। मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा ऑन दीज 5 पैरामीटर्स। पॉइंट नंबर 1 कौन सा, ड्यूअल गवर्नमेंट है कि नहीं, क्या जो पावर्स वहां पे है उनको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से किया गया है कि, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है कि नहीं है। अगर है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखा गया है तो दैट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वहाँ की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो भी है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या सुप्रीम है, दो में से एक है, अगर प्रेजेंट है, अगर दैट मीन्स वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये कंट्री कौन सी कंट्री है, ये कंट्री यूनिटरी है, ये फेडरल है, क्या सिस्टम है यहाँ पे चलता है, वो हम इन 5 चीज़ों पे कंपेयर कर सकते हैं। हमें किसी कंट्री की
फीचर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने इंडिया के बारे में पढ़ना है। उस इंडिया के बारे में हम कल ये चीज़ देखते हैं कि क्या ये 5 चीज़ें वाकई प्रेजेंट हैं इंडिया में कि नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कल देखते हैं। बने रहिए। थैंक यू।